वंदे मातरम दोस्तों। आज हम 12वीं एग्रीकल्चर जो 2026 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित हमने बैच स्टार्ट करा है, जिसे हम है 2026 बोर्ड आईएमपी बैच। ठीक है, उसमें हर सब्जेक्ट को लेकर हम सिर्फ और सिर्फ 60 ऐसे प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाने वाले हैं जिसमें 99% आने के चांसेस है, जिसमें जो छात्र पास होने वाला है उसका अच्छा फर्स्ट डिवीजन से रिजल्ट बनेगा, और जो छात्र फेल होने वाला है वो 101% के साथ अगर इस बैच को ज्वाइन करता है, डेली हमारे वीडियो देखता है, तो 101% के साथ वो क्या होगा, पास होकर एग्रीकल्चर में निकलेगा। ठीक है, तो उसी के संबंध में आज हम फसल उत्पादन का पहला चैप्टर यानी कि जल निकास के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 99% बोर्ड में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप भी एग्रीकल्चर में हैं और 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, यानी कि इस बैच में आपको वो मिलने वाला है, और जो छात्र यानी कि अच्छा कवर कर रहा है तो इस बैच को देखने से मेधावी विद्यार्थी की योजना में शामिल होने की भी 101% गारंटी है, अगर इस वीडियो को और जितने भी लेक्चर हम कंटिन्यू बना रहे हैं उसको अगर वो देखता है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फसल उत्पादन का पहला चैप्टर है जल निकास, जो कि आपका बोर्ड में 4 नंबर का पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न यह है आपका कि जल निकास से आप क्या समझते हैं और जल निकास के महत्व, लाभ या उद्देश्य लिखिए। ठीक है, कई बार जैसे बच्चा पूछता है भाई इंपॉर्टेंट चीजें में आता है कि और उद्देश्य लिखिए, है ना, तो सिर्फ महत्व भी पूछा जाएगा या लाभ भी पूछा जाता है, तो बच्चा कंफ्यूजन होता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले समझना है कि जल निकास से आप क्या समझते हैं, जल निकास के महत्व, लाभ या उद्देश्य। अगर आपसे तीनों को में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको आंसर यही देना है। ठीक है, तो आइए जल निकास के बारे में हम समझते हैं। पहले इस वर्ड का मतलब समझ जाओ भाई। ठीक है, चैप्टर का मतलब है जल का मतलब सब लोग समझते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी भाषा में भी बता देता हूं, पानी, और निकास का मतलब होता है निकालना। क्या करना, निकालना। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि पानी को निकालने की जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सारा जल निकास चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अब कौन सा पानी निकालना है, तो हम जानते भाई कि जो हमारे लिए काम का है वो पानी निकालने से कोई मतलब नहीं होता है, पर जो पानी हमारे काम का नहीं होता है उसे निकालना तो हमें पड़ेगा ही सही, नहीं तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, नुकसान देता है, फसलों को नुकसान देता है, हमारी मृदाएं खराब करता है, इसलिए उस पानी को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जल को निकासना, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमको कि जल को निकालना। बस इस जल को निकालने के लिए कौन सी विधि अपना सकते हैं, कौन सी प्रणाली आप अपना सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि हमारी क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लो फिर बताता हूं। जल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अनावश्यक, कौन सा पानी अभी बताया था, अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कई बार बच्चे पूरा डेफिनेशन लिखते हैं और कृत्रिम नहीं लिख पाते हैं, तो भाई इसका मतलब कि बारिश हुई और पानी तो अपने आप भी बाहर निकलता है, तो वो जल निकास नहीं हुआ। आपके द्वारा जो नाली बनाई गई है उसके माध्यम से जो पानी बाहर निकलेगा उसे आप क्या कहोगे, जल निकास कहना है। तो याद रखना, अब ये क्यों करते हो, तो फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु, क्योंकि अगर पानी खेतों में भरा रहेगा तो हमारी फसलें क्या होगी, खराब होगी, पीली पड़ेगी, है ना, तो इसलिए उसकी पैदावार बढ़ाने हेतु जो अनावश्यक खेतों में पानी भरा हुआ है उसे बाहर निकालना, कौन से रूप से, कृत्रिम रूप से। याद रखना भैया, है ना, आर्टिफिशियल, कौन से तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाते हैं। अगर डेफिनेशन भी लिख दोगे भाई व्यवस्थित तो 2 नंबर पक्का मिलना है, याद रखना। ठीक है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन एग्जाम के पहले भी करना है। अभी मैंने बताया था लाभ, उद्देश्य या महत्व, अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो इसके बारे में आपको लिखना है, लाभ, उद्देश्य और महत्व। अब इस जल को, जो पानी खेतों में भरा हुआ है, इस पानी को आप अगर आप बाहर निकालने हैं तो इसका आपका क्या उद्देश्य है, भाई भरा रहने दो। कई बार ऐसा ही होता है, भाई भरा है, खेत में पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, इसलिए हम उस पानी को बाहर निकालते। तो अभी डेफिनेशन में पढ़ के आ गए हम
कि फसल की पैदावार बढ़ाना है सबसे पहला, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। तो फसल की पैदावार बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य है उपज को बढ़ाना। क्या है पहला उद्देश्य आपका? उपज को बढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए हम इस पानी को निकालते हैं, नहीं तो इतने तो फुर्सत में हम बैठे नहीं कि भाई इस पानी को निकालने के लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा क्या है इसके प्रति उद्देश्य है। दूसरा आता है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। ठीक है, क्योंकि पानी कंटिन्यू भरा रहेगा तो जो है सॉइल की फिजिकल कंडीशन क्या होती है? खराब होती है। तो इसलिए भी हमारी खेत खराब ना हो, इसलिए भी पानी को आपको बाहर निकालना है। भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? फसल तो खराब होना ही होना है। ठीक है, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। आपने सुना होगा भैया बारिश का पानी जब गिरता है तो पानी कैसा होता है? खरा होता है। तो खारा होता है तो उसके जो लवण है वो खेतों में जम जाते हैं, तो उनको जमने नहीं देना है। ठीक है, ये हमारे उद्देश्य हुए हैं। तो 4 उद्देश्य, इसमें 2 उद्देश्य 3-4 उद्देश्य और बता देता हूं ताकि आप इनमें से कहीं ना कहीं 4 भी लिख दोगे तो 100% नंबर आपको मिलना है। ठीक है, तो फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना भैया, क्योंकि होता है क्या भी हमको निंदाई गुड़ाई वगैरह कुछ भी हम खेतों में कार्य करते हैं, पानी भरा रहता है तो वो समय पर नहीं हो पाता है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करना? इंक्रीज करने के लिए भैया, नहीं तो वो मरने लगते हैं। भूमि को दलदल होने से बचाना। पानी लंबे समय तक भरा रहेगा तो कीचड़ ही कीचड़ बन जाएगा। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना, क्योंकि कई बार पानी भर जाता है तो जड़ें अपनी श्वसन क्रियाएं नहीं कर पाती, तो वायु संचार आपको बनाए रखना है। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। जितने भी खेतों में पानी भरा रहता है तो मच्छर पनपते हैं, बीमारियां पनपती हैं, तो उन्हें हानिकारक कीटाणुओं को भी क्या करना? नष्ट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें से आप 4 पॉइंट और डेफिनेशन कहीं की भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न अपना बराबर बनने वाला है। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर इस प्रश्न में एक और चीजें हैं कि अगर इस प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपर जो है उद्देश्य और महत्व की जगह आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसकी लिखो हानियां, क्या लिखो भैया? जल निकास की हानियां। सुन लो, अभी यहीं पर बनाना है, घर नहीं जाना है। ठीक है, तो जल निकास की हानि क्या होता है भाई? उपज में कमी आ जाती है। एक ही प्रश्न से 2 उत्तर आपको मिलने वाला है। क्या होगा भैया? जो है आपका उद्देश्य क्या है? उपज में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। भूमि की भौतिक दशा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, मतलब तापक्रम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई है? हानि। कभी आपसे क्वेश्चन में हानि भी पूछ ली जाए तो भैया यही प्रश्न को क्या करना है? पलट देना है, उल्टा। इसका उल्टा मतलब करके लिख दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? हानि। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भैया कमेंट भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो समय पर आपके पास पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगला, और व्यवस्थित आपको अगर वास्तव में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बराबर आप कमेंट करके बताइए ताकि हमारा जो है हम और अच्छे क्वेश्चन पर जो है कमांड बनाए और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो इसको लगा लो भैया IMP। क्या लगाना भैया? है ना, 3 स्टार इसको लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो है 99% इसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अगला हमने पढ़ा फसलों की कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती हैं क्योंकि हानियां लिखना है। लाभदायक जो क्रियाशीलता में क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, भूमि को दलदल हो जाती है। भूमि में पर्याप्त वायु संचार नहीं हो पाता है। हानिकारक कीटाणु जो है बढ़ जाते हैं या पनपने लगते हैं। तो ये आपकी उल्टे सारे क्वेश्चन को करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी भैया? हानियां बन जाएगी। अगला क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया, है ना, ये पूछा गया था 2-3 साल पहले, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। जल निकास की प्रणालियां। कई बार बच्चे से ये बड़ा डिस्टर्ब करके आते हैं भाई, क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बच्चों से पूछी जाती हैं प्रणालियां और लिख कर आते हैं विधियां। तो दोनों में डिफरेंस होता है भाई। अगर प्रणाली यानी कि सिस्टम के बारे में पूछा गया तो मात्र 3 ही सिस्टम होते हैं, तो याद रखना, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। प्रणालियों के बारे में पूछा जाता है तो जल निकास की प्रणालियां 3 प्रणाली हैं। पहली होती है प्राकृतिक प्रणाली, सुनो ध्यान से। इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाब में पानी छोड़ देती हैं। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम, यानी कि इसको आपको बनाना नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली बनती हैं। जैसे ही वर्षा का पानी गिरेगा और खेत के ढाल के अनुसार बहेगा और बाहर निकल जाएगा,
तो इस प्रणाली को हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रणाली। इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बारिश हुई, पानी क्या हुआ, ढाल के अनुसार बिल्कुल नदी नाले में पहुंच गया, तो जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रणाली। अब आपको कौन सी बनानी है उसके बारे में सुनो। तो आपको बनानी है हेरिंगबोन सिस्टम। क्या बनाना है आपको? हेरिंगबोन प्रणाली। तो इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती हैं एवं सहायक निकास नालियां इसमें आकर मिल जाती है। हेरिंगबोन याद रखना, हेरिंगबोन मतलब कहां बनाओगे? बीच में। हेरिंगबोन का मतलब क्या बना? 2 बार यह पूछो। हेरिंगबोन मतलब बीच में बनाना है। तो बीच में बनाने का मतलब क्या हुआ भाई? आपका जो खेत है वो ऐसा है, इधर से भी ऊंचा है और इधर से भी ऊंचा है, तो आपको जो मुख्य नाली बनाना है कहां बनाना पड़ेगी? बीच में। कि खेत इधर से ऊंचा है तो इधर से भी ऊंचा, मतलब खेत की दिशा बदल सकते हो क्या? नहीं बदलेगा, या तो बदल सकते हो तो भाई काफी खर्च हो जाएगा। तो हमारा खेत अगर यूं है तो भाई ये हमको मुख्य नाली हमने कहां बना दी? बीच में। और छोटी छोटी नालियां आकर उसमें क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं, और इसका जो पानी होता है नदी और तालाब में जाकर मिल जाता है। मतलब आपका खेत ऐसा है तो आपको हेरिंगबोन सिस्टम अपनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है गिरिडीरोन, अगला तीसरा सॉरी गिरिडीरोन प्रणाली। गिरिडीरोन प्रणाली में याद रखना, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है। क्या होता है भैया? नीचा होता है। तो सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिल जाती हैं, और आगे लाइन बढ़ाकर लिख देना कि पानी को नदी और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो अब खेत हमारा इसके पहले हेरिंगबोन में ऐसा था, अब गिरिडीरोन में सिर्फ ऐसा है, मतलब एक तरफ से ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है। ठीक है। तो जो नीचा क्षेत्र है उसमें आपको मेन ड्रेनेज बनाना है। सॉरी, यानी कि हमारा खेत इधर से ऊंचा है और यहाँ पर नीचा है, तो हम मेन मुख्य नाली कहां बनाओगे? आपके इस सिरे पर बनाना है ना। और जो सहायक नालियां आकर इसमें मिल जाती हैं और पानी को नदी और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। वीडियो को लाइक करो, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बराबर आप लाइक करते रहिएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाएगा कि भाई दोस्त जो है वीडियो को उनके अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है। चलो अगला देखो जल्दी से, जल निकास की विधियों के बारे में लिखिए, है ना। अब हमने प्रणालियां पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम विधियों के बारे में। तो जो विधियां हैं हमारी जल निकास की, तो वो 2 प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है। तो पहली होती है पृष्ठीय जल निकास, यानी कि सरफेस ड्रेनेज के बारे में पढ़ता है, और दूसरा क्या होता है? भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास। तो सरफेस ड्रेनेज यानी कि भूमि के ऊपर जो नालियां बनाई जाती है उन्हें पृष्ठीय जल निकास कहेंगे, और भूमि के अंदर जो नालियां बनाई जाती है उन्हें आप बोलोगे जो है भूमिगत या अंडरग्राउंड ड्रेनेज। इनकी अलग अलग विधियां हैं, उसके बारे में समझो। तो अस्थायी नालियां मतलब टेम्परेरी नाली बनाना है, इसे बनाकर आप क्या कर सकते हो? मिटा सकते हो। दूसरा होता है कट आउट नालियां के बारे में। तो कट आउट नालियां यानी कि अधिकतर ये नहर के किनारे यानी कि नहर के समीपवर्ती क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। ठीक है। कट आउट ड्रेनेज हम कहते हैं। स्थायी नालियां जिसे आप सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग करके परमानेंट, जहां पर अधिक वर्षा की समस्या होती है वहां पर इसे बनाई जाती हैं। और अगला होता है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। कई बार क्या होता है, खेत बिल्कुल हमारा फ्लैट होता है, ना तो इधर ढाल और ना इधर ढाल, कहीं भी नहीं होता है। तो जैसे ही पानी होगा, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होगा, तो वो कहां जाएगा? किनारों पर जाएगा। तो किनारों पर खेत के मेड़ बनी होती है जिसे हम सेड़ा भी कहते हैं। ठीक है। उन्हें आसपास क्या करना है? काट कर वहां पर नाली आपको तैयार करना है। तो आपको इसमें पूछे तो 2-2 लाइन ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बोलकर बताई आप लोगों को। ठीक है। एक बार और सुनना पृष्ठीय जल निकास नालियां के बारे में। अब हम बात करते हैं भूमिगत अथवा जो है अधोपृष्ठीय जल निकास नालियां। अब इनके बारे में पूछा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है टाइल ड्रेनेज, हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना है ये नालियां टाइल्स से बनाई जाती हैं। ठीक है। याद रखना 3 से 6 फीट क्या बनाई जाती है? गहरी बनाई जाती है, और छोटे छोटे टाइल्स का उपयोग करके इन्हें बनाई जाती है, सरल भाषा में। दूसरा होता है स्टोन ड्रेनेज। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। जिन नालियों को पत्थर से बनाया जाता है उन्हें कौन सी? स्टोन ड्रेनेज कहा जाता है। अगला मोल ड्रेनेज। इस नाली को एक विशेष प्रकार के हल के द्वारा बनाई जाती है, जो कि भूमि के अंदर क्या करता है? ये छेद बनाता है। जैसे चूहा बिल बनाता है वैसे ये हल भी क्या करता है? बिल बनाता है। तो इसे विशेष प्रकार के हल के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसे मोल ड्रेनेज कहते हैं। अगला होता है पाइप ड्रेनेज, है ना। जिन नालियों को सीमेंट या प्लास्टिक या लोहे के पाइप से बनाई जाती हैं उन्हें पाइप ड्रेनेज यानी कि पाइप के माध्यम से जलों को बाहर से निकाला जाता है, उसे पाइप ड्रेनेज कहते हैं। और पोल ड्रेनेज, पोल का मतलब होता है लकड़ी, कि जहां जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लकड़ियां पाई जाती है, जंगल वाले आसपास जंगल होते हैं, तो वहां पर क्षेत्रों को ना तो हम टाइल्स, ना स्टोन, ना पत्थर वगैरह का उपयोग की जगह हम किसका उपयोग करेंगे? लकड़ियों का उपयोग करके ये जल निकास नालियां बनाई जाती हैं। पर ये लंबे समय तक काम नहीं करती है, जल्दी लकड़ियां सड़ जाती है तो नालियां बूढ़ जाती है। ठीक है। तो याद रखना भैया, जल निकास की विधियां 2 हैं,
पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास की विधियों को समझाएं तो आपको यह समझाना है, और पृष्ठीय जल निकास की विधियों को समझाएं तो आपको यह समझाना है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। अब यहां दिख रहा है आपको चित्र में कि एक फोटो में तो ये दादा जो है खेतों में क्या दे रहे हैं, पानी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, 11वीं में आप पढ़कर आए होंगे सिंचाई के बारे में। किसके बारे में? तो खेतों में पानी देने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सिंचाई। और खेतों में जो पानी भरा रहता है, अनावश्यक जल है, इसे बाहर निकालना कहलाता है जल निकास। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। वैसे 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं ताकि रिपीट अगर हो जाए तो हम लिख पाए। ठीक है, तो सिंचाई और जल निकास में अंतर लिखिए थोड़ा सा, है ना। सिंचाई और जल निकास में अंतर लिखिए भैया। जो है इरिगेशन और ड्रेनेज में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस। तो सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है, यानी कि जब खेतों में पानी दिया जाता है तो जो हमारा वाटर लेवल है वो क्या आता है, ऊपर की ओर आता है। पर जब हम खेतों से जल को बाहर निकालते हैं तो वाटर लेवल क्या होगा भाई, नीचे गिरेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। सिंचाई की नालियां भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती है, क्योंकि जब भी आपको खेतों में सिंचाई करना है तो सतह से क्या बनाना पड़ेगी, ऊपर बनाना पड़ेगी। और जल निकास की नालियां भूमि के नीचे, क्योंकि आपको पानी निकालना है तो भाई क्या करना पड़ेगी, थोड़ी गहराई में खोदना पड़ेगी। तो जल निकास नालियां क्या हो जाती है, गहराई बनाई जाती है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है, क्योंकि अगर जब बारिश नहीं होगी तो आपको सिंचाई हर सीजन में आपको सिंचाई करना पड़ेगी। पर आवश्यकता से अधिक जल कब भरता है, सिर्फ एक ही ऋतु में, कब, बारिश के समय पर। ठीक है, तो ये नालियां अधिकतर मुख्यतः वर्षा ऋतु में इनकी आवश्यकता होती है या बनाई जाती है। इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है। सिंचाई यानी कौन सी क्रिया है, खेतों में पानी देने की क्रिया है। और जल निकास क्या है, खेतों से फालतू पानी को बाहर निकालने की क्रियाएं क्या कहलाती है, जल निकास कहलाती है। ये डेफिनेशन में पढ़कर आ गए। प्राय सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है। भाई जब भी कहां भी पानी वानी चलता है, मोटर चलती है, बोरिंग चलती है, तो हम क्या करते हैं, पानी पीने लग जाते हैं। और जो जल निकास का गड्ढा भरा रहता है तो वहां पानी पीते हो क्या, नहीं पीते हो ना। तो भाई ये पानी पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिंचाई और जल निकास में डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय व भूमिगत जल निकास। अभी हम समझ के आ गए कि पृष्ठीय जल निकास भी होता है और भूमिगत जल निकास भी होता है। तो पृष्ठीय जल निकास का मतलब होता है कि जो भी नालियां भूमि की सतह पर बनाई जाती है उन्हें पृष्ठीय जल निकास नाली कहते हैं। और जो नालियां भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है, तो जो क्या है इस सतह से कहां बनाई जा रही है, नीचे बनाई जा रही है, उन्हें हम अंडरग्राउंड कहते हैं। तो इनकी विधियां भी पूछी जाती हैं और भाई इसमें अंतर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंतर भी पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ अंतर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। अगर इसमें दो क्वेश्चन बनते भाई, पृष्ठीय जल निकास नालियों में भी अंतर अगर पूछा जाए तो आपको यही लिख कर आना है ना। और भूमिगत दोनों में अगर अंतर पूछे जाए जल निकास में तो भी यही आपको लिख कर आना है। ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता, नालियों में अंतर। ठीक है, तो इसमें भूमि की सतह पर खुली नालियां बनाई जाती है, क्योंकि भूमि के ऊपर बनाई जाती है, तो आपको याद रखना सतह पर बनाई जाती है। और ये कहां बनाई जाती है, सतह से नीचे बनाई जाती है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती होती है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर बनाना होती है। और ये अपेक्षाकृत महंगी होती है, क्यों, क्योंकि पहले जमीन को खोदना पड़ेगा और उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी गेती पावड़ा लेकर गया, खोदी नाली और क्या हो गई, नाली तैयार हो जाती है। और अंडरग्राउंड में आपको जो है कुशल श्रमिक, यानी कि भैया जिसको इस बारे में या इस नाली बनाने का ज्ञान हो, मिस्त्री, उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको व्यवस्थित क्या करना पड़ेगा, लेवल या ढाल देना पड़ेगा, तभी जाकर वो पानी क्या होगा, बाहर होगा, नहीं तो वही भर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अगला पॉइंट मैंने दो तीन तीन पॉइंट हर क्वेश्चन में बढ़ाकर दिए भाई, आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे वो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने 6-7 इसलिए दिए हैं ताकि आप क्या करो, कम से कम 4 तो लिख पाओ, है ना। तो इसमें कृषि क्षेत्रफल पर अधिक भाग शामिल हो जाने के कारण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल में घट जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां नाली होती, अगर ऊपर नाली है तो उस पर आप खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल घट जाएगा। और जहां इसमें शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती है, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा सकते हैं भाई, फसल लगा सकते हैं, याद रखना। इसमें नालियों की मरम्मत एवं खुदाई प्रतिवर्ष करनी पड़ती है, अतः अधिक व्यय होता है, क्योंकि भाई बार बार बूढ़ जाती है, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी आपको करना पड़ेगी। और इसमें ये समस्याएं बार बार नहीं होती, क्योंकि आप ये अंडरग्राउंड नालियां इसीलिए बनाई जाती है कि इसको बार बार या इसको जाम या जो है किसी भी प्रकार से जाम वगैरह ना हो, तो इसलिए कंटिन्यू हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बनाई जाती है, तो इसे मरम्मत करने की बार बार आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भूमि के अंदर होती। इसमें भूक्षरण की संभावना अधिक होती है। भूक्षरण का मतलब सॉइल इरोजन भैया,
क्योंकि कई बार जो है नाली पानी के साथ साथ क्या होती है, हमारे खेतों की मिट्टियां भी क्या होती है, बहकर जाती हैं। पर ये संभावनाएं क्या होती है, जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज में कम होती हैं, पर क्या होती है, कम होती हैं। ये आपको डिफरेंस याद में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाई प्रश्न अगला है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बोर्ड में 99% आने के चांसेस हैं। तो इसलिए इन वीडियो को आप देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। और कंटिन्यू इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू आप बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक नहीं तो 2 वीडियो आपके लिए कंटिन्यू डालते रहूं, ताकि आप बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा बना पाए और मेधावी विद्यार्थी में आप शामिल हो पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।